चलिए आज जानते हैं चोल राजवंश की कहानी, जिन्हें कहते थे समुद्र के राजा। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। एक चोल राजा कहता है, अरे वाह, छुट्टियां मनाने के लिए ये जगहें तो बहुत बढ़िया है। और मजे की बात यह है कि ये अपनी ही है। बस ये एक लाइन ही चोल राजवंश की सोच और उनकी महत्वाकांक्षा को बताने के लिए काफी है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी का पहला अध्याय है गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब दक्षिण भारत का अपना रॉयल रंबल। कल्पना कीजिए 9वीं सदी के दक्षिण भारत की। यहाँ हर कोई बस एक ही खेल खेल रहा था, पकड़म पकड़ाई, लेकिन जमीन के लिए। चोलों के आने से पहले यहाँ का माहौल, कह सकते हैं, पूरी तरह उथल-पुथल वाला था। तो इस खेल में खिलाड़ी कौन कौन थे? अरे चालुक्य थे, पल्लव थे, पांड्य थे और राष्ट्रकूट भी। मतलब फुल ऑन भीड़ भाड़ वाला मामला था। सब एक दूसरे से लड़ रहे थे अपनी धाक जमाने के लिए। और फिर सीन में एंट्री होती है चोलों की। एक ऐसा राजवंश जो जमीन के लिए चल रही इस रोज रोज की लड़ाई से ऊब चुका था। उन्होंने सत्ता तक पहुंचने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता देखा, जो किसी और को दिख ही नहीं रहा था। और यहीं पर सामने आता है चोलों का वो बड़ा आइडिया। वो क्या था? बहुत सिंपल, जमीन छोड़ो, समंदर पर ध्यान दो। और यही वो सोच थी जिसने, सच मानिए, सब कुछ बदलकर रख दिया। सोच कर देखिए, एक तरफ बाकी सब राजा मिट्टी के लिए सर फोड़ रहे थे और दूसरी तरफ थे चोल, जिनकी नजरें पानी पर थीं। उन्होंने सोचा, असली खेल तो यहाँ है। देखिए, चोलों ने एक बहुत सीधी सी बात पकड़ ली थी कि जिसका पानी पर कंट्रोल, उसी का पैसे पर कंट्रोल। उन्होंने देखा कि भारत की इतनी लंबी कोस्ट लाइन, ये जो समुद्री रास्ते हैं, ये तो सोने की खान है। और उनकी सोच कैसी थी, इसका अंदाजा इस मजेदार फॉर्मूले से लगाइए। 2 और 2 युद्ध। जी हाँ, ये था उनका बैटल मैथ। मौका मिला नहीं कि विस्तार शुरू। तो इसी सोच के साथ वो बने समुद्र के राजा। चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपना ये समुद्री साम्राज्य खड़ा कैसे किया। कहानी 9वीं सदी में शुरू होती है, जब उनका उदय हुआ। 10वीं 11वीं सदी आते आते पूरा दक्षिण भारत उनके कब्जे में था। और फिर लगभग 1025 ईस्वी तक उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को भी अपनी लिस्ट में जोड़ लिया। नतीजा क्या निकला? एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ जीता ही नहीं गया था, बल्कि जिसे बहुत खूबसूरती से चलाया भी जा रहा था। उनका सामाजिक और आर्थिक सिस्टम एक मिसाल था, जिसमें गांवों को भी अपनी सभाओं के जरिए काफी आज़ादी थी। पर रुकिए, चोल सिर्फ लड़ने वाले योद्धा नहीं थे। अरे नहीं, उनकी कहानी में व्यापार है, शानदार मंदिर हैं और एक अलग ही चार्म है। तो सवाल ये है कि जब किसी के पास इतना बड़ा, इतना अमीर साम्राज्य हो, तो वो करता क्या है? जब शक्ति और पैसा दोनों हो, तो बनता क्या है? तो चोलों के शौक थे जरूरी समुद्री रास्तों को सेफ रखना, बड़े बड़े शानदार भवन बनाना और ऐसी कला छोड़ जाना जो 1100 साल बाद भी लोगों को हैरान कर दे, जैसे उनकी वो लाजवाब कांस्य मूर्तियां। किसी ने उनकी वास्तुकला के लिए कह दिया देहाती आकर्षण। सच कहूं तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। अरे भाई, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, आज के इंजीनियर्स भी चकरा जाते हैं कि बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये बना कैसे। ये देहाती नहीं, देवीय है। लेकिन हर अच्छी पार्टी कभी ना कभी तो खत्म होती ही है। और चोलों की इस शानदार पार्टी में भी कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए, जिन्होंने सारा मजा किरकिरा कर दिया। समय था 14वीं सदी का, एक ऐसा मोड़ जहां से चोल साम्राज्य का सूरज ढलना शुरू हो गया। और विलेन की एंट्री होती है। नाम था मलिक काफूर। ये उत्तर से आया था और इसका इरादा मंदिर देखना नहीं, बल्कि उन्हें लूटना था। और बस उसी ने चोलों के शासन का अंत कर दिया। सोचिए, उस वक्त के चोल राजा ने क्या कहा होगा? शायद यही, अरे यार, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सदियों की बादशाहत का ऐसा अंत है ना, थोड़ा अजीब। तो इस तरह समुद्र के इन राजाओं का सूरज तो डूब गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उनका व्यापार, उनकी कला, उनकी नेवल स्ट्रैटेजी, सब कुछ हमें उनकी महानता की याद दिलाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में वो कौन सी कोस्ट लाइन है, वो कौन सा मौका है जिसे सब नज़रअंदाज कर रहे हैं? चोलों की उस दूर की सोच से हम आज क्या सीख सकते हैं?